Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Yaqub and I will start my lecture from second chapter Solving a Biological Problem, Section 1 Study of Life and Biodiversity, Class 9 Biology. So first of all, you have to know what is biological problem. कि biological problem है क्या? A biological problem is a question related to living organisms that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस जैसे आपके पास एनिमल्स हैं, जैसे आपके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं, ह्यूमन हैं या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसको हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का नाम देते हैं. और ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो बायोलॉजिस्ट हैं उनके माइंड में खुद से भी आ सकती है या कोई दूसरा पर्सन उनसे इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में पूछ सकता है. नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है? बायोलॉजिकल मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो बायोलॉजिकल मेथड हम यूज करते हैं जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. अब ये बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड? The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. It comprises the steps in order to solve a biological problem. तो ऐसा साइंटिफिक मेथड जो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उस साइंटिफिक मेथड को हम बायोलॉजिकल मेथड का नाम देते हैं. और ये जो बायोलॉजिकल मेथड होता है ये डिफरेंट स्टेप्स से मिलके बना होता है. नेक्स्ट वो कहता है कि मैन हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. ही हैड टू बी अ बायोलॉजिस्ट इन ऑर्डर टू लिव. ही वाज अ हंटर ऑफ एनिमल्स एंड गैदरर ऑफ फ्रूट्स, सीड्स एंड रूट्स. कि जो इंसान है ये हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है. कैसे बायोलॉजिस्ट? हम किसको कहते हैं? ऐसे शख्स को बायोलॉजिस्ट कहते हैं जो किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करता है या किसी न किसी तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इन कंटेक्ट होता है. तो मैन इज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. इंसान जो है वो हमेशा से ही एक बायोलॉजिस्ट रहा है. कैसे कि इसको अपनी फूड के लिए डिफरेंट एनिमल्स का शिकार करना पड़ता था या इसे अपने खाने के लिए डिफरेंट फ्रूट, सीड्स और दूसरे जो प्लांट हैं उसका यूज करना पड़ता था. तो इस सेंस में जो ह्यूमन है, जो मैन है, ही हैज ऑलवेज बीन अ बायोलॉजिस्ट. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. कि बायोलॉजिकल मेथड की क्या इंपॉर्टेंस है? नंबर 1, biological method has played a very important part in scientific research for almost 500 years. Like Galileo experiment in the 1590. कि जो बायोलॉजिकल मेथड है इसने साइंटिफिक रिसर्च के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. जैसे उसने एग्जांपल दी गैलीलियो एक्सपेरिमेंट की. Second, biological method has contributed to advancements in medicine, ecology and technology. बायोलॉजिकल मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जैसे मेडिसिन, इकोलॉजी. इकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट. ठीक है. मेडिसिन के अंदर, इकोलॉजी के अंदर और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर एडवांसमेंट आई है विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. आज हम डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बना रहे हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड. बायोलॉजिकल मेथड आल्सो एंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ डाटा फॉर पब्लिक यूज. बायोलॉजिकल मेथड का एक फ़ायदा ये भी है कि इससे जो डाटा है वो पब्लिक के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल करने में आसानी होती है. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शंस एंड एक्सपेरिमेंट्स. In biology, new things are being discovered and wrong-held theories are being modified or replaced with ones as more data is accumulated. अच्छा, बायोलॉजी के अंदर क्या होता है कि नई चीज़ें डे बाय डे डिस्कवर होती रहती हैं, नई इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं. इन नई चीज़ों के डिस्कवर होने से, नई इंफॉर्मेशंस के आने से जो पुरानी थेरीज होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, वो मॉडिफाई होती रहती हैं. उनकी जगह नई थेरीज जो हैं, नए लॉज जो हैं वो बनते रहते हैं. इन सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजिस्ट टेक्स फॉलोइंग स्टेप्स. तो जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज
होता है या किया जाता है तो उसके लिए ये वो स्टेप्स हैं जो यूज होते हैं। ये सारे स्टेप्स मिलके बायोलॉजिकल मेथड बनाते हैं। पहला स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकंड ऑब्जर्वेशंस, थर्ड हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फोर्थ डिडक्शंस, फाइव एक्सपेरिमेंटेशंस, सिक्स समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स जिसमें हम टेबल्स और ग्राफ्स बनाते हैं, सेवंथ रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट्स। तो ये सारे वो स्टेप्स हैं जो बायोलॉजिकल मेथड में यूज होते हैं जब भी किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो वन बाय वन हम इन सारे स्टेप्स को देखते हैं, इनका काम क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। फर्स्ट स्टेप है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसको रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। Biologists go for adopting biological method when they encounter some biological problem. A biological problem is a question related to living organism that is either asked by someone or comes in biologist's mind by himself. तो बायोलॉजिस्ट जो है वो जब भी किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से उनका सामना होता है, उनका एनकाउंटर होता है, तो वो बायोलॉजिकल मेथड की तरफ जाते हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले वो देखते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, इसकी नोयत क्या है, ठीक है, ये किस कैटेगरी की है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को अच्छी तरह रिकॉग्नाइज करना, उसको पहचानना। सेकेंड स्टेप है ऑब्जर्वेशंस, मुशाहिदा करना। इन दिस स्टेप बायोलॉजिस्ट रिकॉल्स हिज हर प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस और मेक्स न्यू वंस। Observations are made with five senses of vision, hearing, smell, taste and touch. Observations के अंदर क्या होता है कि बायोलॉजिस्ट अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉल करता है, जो उसके पास प्रीवियस ऑब्जर्वेशंस हैं, जो नॉलेज है उसको वो रिकॉल करता है या वो न्यू ऑब्जर्वेशंस बनाता है। ऑब्जर्वेशन जो हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, वो जो फाइव सेंसेस हैं उनको लेके बनाई जाती हैं, जैसे विजन देखना, हियरिंग सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना या टच करना। तो इन फाइव सेंसेस को यूज करके ऑब्जर्वेशन जो है बनाई जाती हैं। अब ये ऑब्जर्वेशंस दो तरह की होती हैं। टाइप्स क्या है ऑब्जर्वेशन की, दो हैं, एक है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस और एक है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या है, quantitative observations are more accurate than qualitative observations. क्यों? Because they are invariable, measurable and can be recorded in the form of numbers. तो quantitative observation जो है, एक तो ये qualitative observations की निस्बत ज़्यादा accurate हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, और उसकी वजह ये है क्योंकि quantitative observations invariable होती हैं, इनको measure किया जा सकता है और इनको रिकॉर्ड किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। जैसे एग्जांपल दी गई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का एक डिजिट दिया गया है, एक नंबर दिया गया है, इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं। ये है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की एग्जांपल। या दूसरी एग्जांपल इसकी दी गई है, अ लीटर ऑफ वाटर वेज 1000 ग्राम एंड अ लीटर ऑफ इथेनॉल वेज 789 ग्राम। कि एक लीटर जो वाटर का है उसका वेट कितना है 1000 ग्राम और एक लीटर जो इथेनॉल का है उसका वेट कितना है 789 ग्राम। तो ये भी जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हैं ये क्वांटिटेटिव हैं, जैसे 1000 ग्राम और 789 ग्राम ये नंबर्स की फॉर्म में है, इनको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनको हम मेजर कर सकते हैं। जबकि जो दूसरी ऑब्जर्वेशंस की टाइप है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, qualitative observations are less accurate than quantitative observations because they are not measurable and they cannot be recorded in the form of numbers. तो जो qualitative observations हैं ये quantitative observations की निस्बत less accurate हैं क्योंकि इनको हम measure नहीं कर सकते, इनको हम numbers की form में record नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल दी गई है, freezing point of water is colder than the boiling point, कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कोल्डर होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट। अब इसमें भी कोई आपके पास डिजिट्स या नंबर नहीं दिए गए, जस्ट आपको स्टेटमेंट दी गई है। सेकंड एग्जांपल क्या है, अ लीटर ऑफ वाटर इज हैवियर देन अ लीटर ऑफ इथेनॉल
कि जो 1 लीटर वाटर का है वो हैवियर होता है 1 लीटर एथेनॉल के वेट से। तो इसमें भी आपके पास नंबर्स नहीं है जिनको हम मेजर कर सकें, जिनको हम रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस ज्यादा बेटर नहीं होती एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। Observations also include reading and studying what others have done in the past because scientific knowledge is ever growing. Observations के अंदर ये बात भी इंक्लूड होती है कि जो दूसरों ने काम किया है, जो दूसरे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने माजी के अंदर रिसर्च की है या काम किया है, उनके काम को रीड किया जाए, उनके काम को स्टडी किया जाए, क्योंकि नॉलेज जो है वो टाइम के साथ साथ क्या होता है, ग्रो होता रहता है। नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस हम मफरूजे को कहते हैं। Observations do not become scientific observations until they are organized and related to a question. Biologists organize his, her, or another's observations into data form and construct a statement that may prove to be the answer of biological problem under study। कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उस वक्त तक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस नहीं कहलाती जब तक वो किसी क्वेश्चन से रिलेट नहीं करती। अब बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अपनी या दूसरों की जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको इकट्ठा करते हैं एक डाटा की फॉर्म में और उनसे एक स्टेटमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो स्टेटमेंट उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर हो सकती है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो इसको हम डिफाइन करेंगे हाइपोथेसिस को, द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। इट मे बी डिफाइंड एज अ प्रोपोजिशन दैट माइट बी ट्रू। कि एक ऐसी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन की। अच्छा, टेंटेटिव का मतलब क्या होता है? टेंटेटिव का मतलब होता है जो फाइनल नहीं होती, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी एक्सप्लेनेशन जिस पे डाउट होता है हमें, जो ठीक भी हो सकती है या जो गलत भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन कहते हैं। तो ऐसी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन जो कि बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन को सामने रख के बनाई जाए, उस एक्सप्लेनेशन को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। या ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो ट्रू भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। कि जब भी आपने कोई हाइपोथेसिस बनाना है तो उसके लिए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको फॉलो करना होता है। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1, इट शुड बी अ जनरल स्टेटमेंट, कि ये एक जनरल स्टेटमेंट हो हाइपोथेसिस। इट शुड बी अ टेंटेटिव आइडिया, एक टेंटेटिव आइडिया हो, मींस नॉट फाइनल स्टेटमेंट। ठीक है, उसको हम टेस्ट भी कर सकें, वो ट्रू भी हो या फॉल्स भी हो सकती है। इट शुड एग्री विद अवेलेबल ऑब्जर्वेशंस, कि जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस अवेलेबल हैं ये उसके मुताबिक हो हाइपोथेसिस। ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशंस हमने और की हैं, हाइपोथेसिस उससे डिफरेंट हो। जो हाइपोथेसिस हमने बनाना है वो इसी ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है, इट शुड बी केप्ट एज सिंपल एज पॉसिबल, कि इस हाइपोथेसिस को जितना सिंपल हो उतना रखा जाए। इट शुड बी टेस्टेबल एंड पोटेंशियली falsifiable. In other words, there should be a way to show the hypothesis is false, a way to disprove the hypothesis. लास्ट स्टेप क्या है कि जब हाइपोथेसिस बनाना है तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो हम स्टेटमेंट, ये जो हाइपोथेसिस हम देने जा रहे हैं, इसको टेस्ट भी किया जा सके, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स भी हो। मींस आप कोई ऐसी स्टेटमेंट या कोई ऐसा हाइपोथेसिस ना दे दें जिसको टेस्ट ही ना कर सके, जो गलत ही ना साबित की जा सके। मींस कोई यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह आपने स्टेटमेंट नहीं देनी, आपने कोई ऐसी स्टेटमेंट देनी है जिसको हम आगे नेक्स्ट स्टेप में एक्सपेरिमेंटेशन में टेस्ट कर सकें और उसको गलत भी साबित किया जा सकता हो। Next, a great deal of careful and creative thinking is necessary for the formulation of hypothesis. तो जब भी आपने कोई hypothesis formulate करना है तो उसके लिए आपको creative thinking चाहिए और बड़ा careful होके आप वो hypothesis बनाते हैं। Biologists use reasoning to formulate the hypothesis. तो biologists जब भी formulate करना चाह रहे होते हैं hypothesis को, तो उसके लिए वो reasoning का प्रोसेस यूज करते हैं, मींस लॉजिकली स्टेटमेंट देते हैं
अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक। नेक्स्ट स्टेप है डिडक्शंस। In this step, biologist draws deductions from hypotheses. Deductions are the logical consequences of hypothesis. इस स्टेप में क्या होता है कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो हाइपोथेसिस से कुछ डिडक्शंस ड्रा करते हैं। डिडक्शंस क्या हैं? दे आर द लॉजिकल कंसीक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, कि जो हमारे पास हाइपोथेसिस दिया गया था पिछले स्टेप के अंदर, उन्हीं की लॉजिकल कंसीक्वेंसेस हैं, उन्हीं को देख के एक स्टेटमेंट दी जाती है। जैसे फॉर दिस पर्पस अ हाइपोथेसिस इज टेकन एज अ ट्रू एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और डिडक्शंस आर ड्रॉन फ्रॉम इट। तो जब भी आपने डिडक्शन देनी है, आपने जो प्रीवियस स्टेप पे हाइपोथेसिस दिया है उसको ट्रू मान के, उसको ट्रू समझ के आपने उसके मुताबिक डिडक्शन देनी है। जनरली इन लॉजिकल मेथड, इफ अ पर्टिकुलर हाइपोथेसिस इज ट्रू then one should expect a certain result. This involves the use of if then logic. तो क्या होता है नॉर्मली बायोलॉजिकल मेथड में, जब भी हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है तो उस हाइपोथेसिस को सामने रखते हुए कुछ रिजल्ट्स, कुछ डिडक्शंस को एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है। तो जब हम इस हाइपोथेसिस को ट्रू मानते हैं तो फिर एक डिडक्शन बनाई जाती है इस हाइपोथेसिस से, और इस डिडक्शन को बनाने के लिए एक लॉजिक यूज होती है जिसको कहते हैं इफ देन लॉजिक। कैसे? ये एग्जांपल दी गई है, बायोलॉजिस्ट कांट यूजुअली चेक एवरी सिचुएशन वेयर अ हाइपोथेसिस माइट अप्लाई। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक हाइपोथेसिस दिया गया है, आर प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस। अगर आपको ये एक हाइपोथेसिस दिया जाए कि आर प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, कि जितने भी प्लांट सेल हैं उनके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इससे अगर हमने डिडक्शंस ड्रा करनी है तो हम इफ देन लॉजिक यूज करेंगे और हम रीजनिंग को सामने रखते हुए डिडक्शंस बनाएंगे। बायोलॉजिस्ट कैन नॉट एग्जामिन एवरी लिविंग प्लांट that has ever lived to see if this hypothesis is false. Instead, biologists generate deductions using reasoning. From the given hypothesis, a biologist can make the following deductions. If I examine cells from a blade of grass, then each one will have a nucleus. अब मैंने आपको जैसे बताया कि डिडक्शंस बनाने के लिए रीजनिंग का प्रोसेस यूज किया जाता है। रीजनिंग का मतलब क्या है? जैसे जो आपके पास हाइपोथेसिस दिया गया है, जैसे इस कंडीशन में आपके पास हाइपोथेसिस दिया गया है आर प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, तो अगर हम इससे डिडक्शन बनाना चाहते हैं तो हम इस हाइपोथेसिस को ट्रू मान के इससे डिडक्शंस कैसे बनाएंगे? अब हर एक प्लांट जो इस जमीन पे है उसको चेक नहीं किया जा सकता, उसको एग्जामिन करके उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं देखा जा सकता। तो यहाँ पे रीजनिंग का प्रोसेस यूज होता है। कैसे? इफ आई एग्जामिन सेल्स फ्रॉम अ ब्लेड ऑफ ग्रास देन ईच वन विल हैव अ न्यूक्लियस, कि अगर मैं एक ग्रास का जो लीफ है या ब्लेड है उसको एग्जामिन करूं तो हर एक लीफ के सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा, क्योंकि हमने हाइपोथेसिस कौन सा देखा है? आर प्लांट सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, कि अगर प्लांट सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है तो जो ग्रास का लीफ है या ब्लेड है उसके भी हर सेल के अंदर क्या मौजूद होगा? न्यूक्लियस मौजूद होगा। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंटेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब क्या है? तजर्बात करना। The most basic step of biological method is experimentation. Biologists perform experiments to see if hypotheses are true or not. The deductions which are drawn from hypotheses are subjected to rigorous testing. Through experimentation, biologists learn which hypothesis is correct. तो पहली बात कि जो एक्सपेरिमेंटेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट बेसिक स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का। क्यों एक्सपेरिमेंटेशन की जाती है? बायोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंटेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि वो चेक कर सकें कि ये जो हाइपोथेसिस दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है, और उस हाइपोथेसिस से जो डिडक्शंस बनाई गई हैं उनको रिगोरस टेस्ट किया जाता है। रिगोरस टेस्टिंग का मतलब क्या है? बार बार अगेन एंड अगेन उनको टेस्टिंग की जाती है, एक्सपेरिमेंट से गुजारा जाता है ताकि देखा जाए कि वो डिडक्शंस ठीक हैं और वो हाइपोथेसिस जो दिया गया है अपनी ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए वो ठीक है या गलत है। The incorrect hypotheses are rejected and the one which proves correct is accepted.
तो वो हाइपोथेसिस जो हमारे इन एक्सपेरिमेंट्स पे पूरा उतरता है उसको एक्सेप्ट कर दिया जाता है, और वो हाइपोथेसिस जो हमारे इस एक्सपेरिमेंट पे पूरा नहीं उतरता उसको इनकरेक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं और उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। An accepted hypothesis make further predictions that provide an important way to further test its validity। तो जो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता है उससे फिर फर्दर प्रिडिक्शंस भी बनाई जाती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं टेस्ट की वैलिडिटी के लिए। नेक्स्ट है व्हाट इज कंट्रोल इन एक्सपेरिमेंट। एक टर्म है कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, ये भी एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर यूज होती है। इसका क्या मतलब होता है? In science, when doing the experiment, it must be a controlled experiment. The scientist must contrast an experimental group with a control group. The two groups are treated exactly alike except for the one variable being tested. तो साइंस के अंदर जब भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाते हैं तो इस बात का ख्याल रखा जाता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स हों। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स क्यों हम रखते हैं? कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स इसलिए हम रखते हैं ताकि हम अपने जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है उसको कंपेयर कर सकें, उसको कंट्रास्ट कर सकें किसके साथ? उस कंट्रोल ग्रुप के साथ। दो ग्रुप्स बनाए जाते हैं, जैसे एग्जांपल आपको दी गई है। फॉर एग्जांपल, इन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट द नेसेसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस वन कैन कंट्रास्ट द कंट्रोल ग्रुप। कंट्रोल ग्रुप में कंट्रोल ग्रुप का क्या मतलब? अ प्लांट विद फ्रीली अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड with an experimental group, a plant with no carbon dioxide. The necessity of carbon dioxide will be proved when photosynthesis occur in control group and does not occur in experimental group. अब कंट्रोल ग्रुप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? प्लांट्स लेते हैं, एक को हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर रख देते हैं, एक को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर रख देते हैं। हमने चेक क्या करना है, हमने एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। इसको चेक करने के लिए हम दो डिफरेंट ग्रुप्स बना देते हैं। एक ग्रुप के अंदर जो प्लांट होते हैं उनको हम कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल करते हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है जिसको एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने चेक करनी है कि क्या फोटोसिंथेसिस के लिए अवेलेबल होती है या नहीं, वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में हम अवेलेबल नहीं करते। बाकी सारे फैक्टर्स, बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स, जैसे फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, वाटर का होना जरूरी है, ये रिक्वायरमेंट्स इन दोनों ग्रुप के लिए सेम होती हैं, दोनों को दी जाती हैं। लेकिन एक फैक्टर, एक रिक्वायरमेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमने चेक करनी है, वो हम कंट्रोल ग्रुप के अंदर अवेलेबल रखते हैं, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं रखते। तो क्या होगा, इस एक्सपेरिमेंट के बाद हम जब देखेंगे तो कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस हो जाती है, जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो इस बात से क्या पता चलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नेसेसरी है, वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अवेलेबल नहीं किया था, जबकि कंट्रोल ग्रुप के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, इसलिए कंट्रोल ग्रुप के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। दैट्स मीन कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट स्टेप है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो जब आप एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद आपके पास रिजल्ट जो डाटा आ जाता है उसको समराइज करना होता है, उसको इकट्ठा करना होता है। बायोलॉजिस्ट गैदर्ड एक्चुअल क्वांटिटेटिव डाटा फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स। Data for each of the groups are then averaged and compared statistically to draw conclusions. Biologists also use statistical analysis. तो जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसके बाद जो डाटा आता है, क्वांटिटेटिव डाटा, उसको हम इकट्ठा करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं और उस डाटा को समराइज करने के बाद उसको एवरेज किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है स्टैटिस्टिकली। स्टैटिस्टिक्स भी मैथमेटिक्स की तरह है, इसमें हम डिफरेंट हमारे पास फार्मूलाज होते हैं, उनको हम यूज करते हैं ताकि हम जो डाटा है उसको कंक्लूड कर सकें।
To draw conclusion, biologists use statistical analysis. लास्ट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स. Biologists publish their findings in scientific journals and books, in talks at national and international meetings, and in seminars at colleges and universities. तो जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट्स आ जाते हैं, तो उसके बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो अपने इन रिजल्ट्स को, अपनी इन फाइंडिंग्स को डिफरेंट साइंटिफिक जर्नल्स के अंदर और बुक्स के अंदर पब्लिश करते हैं, या डिफरेंट मीटिंग्स के अंदर या कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज के अंदर इसको प्रेजेंट करते हैं. क्यों प्रेजेंट किया जाता है, क्यों इस डाटा को बुक्स और जर्नल के अंदर पब्लिश किया जाता है? बिकॉज publishing of results is an essential part of scientific method. It allows other people to verify the results or apply the knowledge to solve the problem. तो इसलिए रिजल्ट्स को रिपोर्ट किया जाता है. एक तो ये साइंटिफिक मेथड का इम्पोर्टेंट स्टेप है, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इन रिजल्ट से, इन डाटा से फायदा हासिल कर सकें, या अगर वो भी इसी तरह की बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने रिजल्ट्स को इन हमारे रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर सकें या इनका मवाजना कर सकें. That was all about today's lecture. Thank you.